आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एक तरफ रूस ईरान को भरोसा दे रहा है कि मुश्किल वक्त में वो अकेला नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में जंग और तनाव गहराता जा रहा है। उधर चीन अमेरिका के बीच तेल प्रतिबंधों पर तकरार तेज है। अमेरिका में ट्रंप की सुरक्षा को लेकर बड़ा रिव्यू चल रहा है। भारत में बंगाल चुनाव आखिरी मोड़ पर है, जहां हिंसा, आरोप और मोदी का भावनात्मक पत्र सब कुछ सुर्खियों में है। इन्हीं सब खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। ईरान रूस मुलाकात में जंग और शांति पर चर्चा, पुतिन ने समर्थन का दिया भरोसा। व्हाइट हाउस गोलीबारी के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा, ट्रंप ने जताया भरोसा। बंगाल में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन हिंसा और आरोपों से माहौल गरमाया। गोखले ने पीएम मोदी से पेट्रोल डीजल कीमतों पर खुला वादा करने की दी चुनौती। केजरीवाल ने जज के सामने पेश होने से किया इनकार, बीजेपी ने लगाया ड्रामा का आरोप। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की है, जिसमें मिडिल ईस्ट के जारी तनाव और युद्ध जैसे हालात पर गंभीर चर्चा हुई। रूसी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन ने साफ कहा कि ईरान इस समय एक कठिन दौर से गुजर रहा है, लेकिन रूस को उम्मीद है कि वहां की जनता इस संकट से उबर जाएगी और अंततः शांति की जीत होगी। इस मुलाकात में पुतिन ने यह भी भरोसा दिलाया कि रूस ईरान और पूरे क्षेत्र के देशों के हित में हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने संकेत दिया कि रूस इस संकट में सिर्फ दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि कूटनीतिक और राजनीतिक स्तर पर सक्रिय भूमिका भी निभाएगा। माना जा रहा है कि ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ रहा है और कई देशों की निगाहें रूस की भूमिका पर टिकी हुई हैं। अब सबकी नजर इस बात पर है कि रूस ईरान की ये बातचीत जमीनी हालात को कितना बदल पाती है। हिजबुल्लाह नेता नाइम कासिम ने साफ शब्दों में कह दिया है कि उनका संगठन हथियार नहीं छोड़ेगा और इसराइल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। कासिम ने कहा कि लेबनान के लोगों ने जो कुर्बानियां दी हैं, वो आजादी और सम्मान की कीमत है और अब पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने दो टूक कहा कि या तो आजादी और गर्व मिलेगा या फिर कब्जा और अपमान, बीच का तो कोई रास्ता ही नहीं है। कासिम ने इसराइल को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि हम ना तो झुकेंगे, ना डरेंगे और ना ही हार मानेंगे, और अगर हमला हुआ तो उसका जवाब भी दिया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी ताकत खत्म होने वाली है और आखिरी इंच तक लड़ाई जारी रहेगी, जब तक लेबनान की जमीन से इस्राएली मौजूदगी खत्म नहीं हो जाती। ईरान में चल रहे युद्ध के असर को लेकर अब ब्रिटेन में चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने घोषणा कर दी है कि मंगलवार को एक हाई लेवल इमरजेंसी बैठक होगी, जिसमें सरकार की कोबरा कमेटी के साथ साथ बैंक ऑफ इंग्लैंड के अधिकारी भी शामिल होंगे। स्टारमर ने कहा कि इस युद्ध का असर सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान युद्ध के कारण आर्थिक हालात लंबे समय तक प्रभावित रह सकते हैं और खासकर ईंधन की कीमतें पहले ही बढ़ने लगी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार कोशिश करेगी कि इस संकट का असर कामकाजी लोगों पर कम से कम पड़े, लेकिन हालात आसान नहीं हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया कि आने वाले दिनों में महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है, जिससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ने की आशंका है। चीनी तेल रिफाइनरी पर अमेरिकी प्रतिबंध से चीन भड़क उठा है और उसने ट्रंप को चेतावनी भी दे दी है। अमेरिका ने हाल ही में चीन की एक बड़ी रिफाइनरी हेंगली पेट्रोकेमिकल पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसने ईरान से कच्चा तेल खरीदा था। इस फैसले के बाद चीन भड़क गया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने साफ कहा कि चीन ऐसे एक तरफा और अंतर्राष्ट्रीय कानून से बाहर के प्रतिबंधों का विरोध करता है। बीजिंग का कहना है कि अमेरिका अपनी लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन यानी दूर तक असर डालने वाली सजा की नीति का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चीन ने चेतावनी दी है कि वो अपनी कंपनियों के हितों की पूरी तरह से रक्षा करेगा। ये विवाद ऐसे समय में बढ़ा है जब ईरान का तेल बाजार पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिबंधों के बीच फंसा हुआ है और चीन उसका सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। व्हाइट हाउस से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि डिनर पार्टी के दौरान हुई गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीक्रेट सर्विस पर पूरा भरोसा जताया है। अधिकारी के मुताबिक ट्रंप का मानना है कि सीक्रेट सर्विस ने घटना के दौरान उनकी और अन्य लोगों की सुरक्षा में बेहतरीन काम किया। इसी बीच व्हाइट हाउस में सुरक्षा को लेकर बड़ा मंथन शुरू हो गया है। चीफ ऑफ स्टाफ सूजी वाइल्स पर इस हफ्ते अहम बैठक बुलाने जा रही हैं, जिसमें बड़े आयोजनों के सुरक्षा प्रोटोकॉल और इंतजामों की समीक्षा की जाएगी। खासकर उस घटना के दौरान जो प्रक्रियाएं अपनाई गईं, उन पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। अधिकारी ने यह भी बताया कि आने वाले महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप के कई बड़े कार्यक्रम होने हैं, खासकर अमेरिका की 250वीं वर्षगांठ को लेकर। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को एक बड़ा और ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है। ये समझौता लंबे समय से चल रही बातचीत के बाद पूरा हुआ है, जिसकी अंतिम वार्ता दिसंबर 2025 में खत्म हुई थी। ये समझौता कुल 20 चैप्टर में है, जिसमें सामानों का व्यापार, निवेश, कानूनी नियम और विवाद निपटान जैसे अहम हिस्से शामिल हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस समझौते के तहत कई भारतीय उत्पादों पर न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी खत्म हो जाएगी, जिससे टेक्सटाइल, लेदर, इंजीनियरिंग और प्लास्टिक जैसे सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने अगले 15 साल में करीब $20 अरब निवेश का वादा किया है। भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए भी ये समझौता खास है, क्योंकि इसमें 5000 वीजा के जरिए 3 साल तक काम करने का रास्ता खुल जाएगा। वहीं भारत ने भी अपनी 70% से ज्यादा टैरिफ लाइनों को न्यूजीलैंड के लिए खोल दिया है, जिससे वहां के वाइन, वूल, फ्रूट्स और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में जगह मिलेगी। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। बंगाल चुनाव से पहले मोदी का बंगाल के नामपत्र। बंगाल में बवाल, टीएमसी सांसद पर हमले का आरोप। केजरीवाल ने जज के सामने पेश होने से किया इनकार। लद्दाख में 5 नए जिलों की घोषणा, अब 2 की जगह 7 होंगे जिले। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पश्चिम बंगाल की सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म दिखाई पड़ा और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता के नाम एक भावनात्मक पत्र लिखकर बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया। पीएम मोदी ने अपने पत्र में कहा कि वो बंगाल के हर परिवारजन को अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं और पूरा राज्य अब एक ही संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है, परिवर्तन का संकल्प। उन्होंने लिखा कि अब लोग कह रहे हैं कि भय बहुत हुआ, अब भरोसा चाहिए और अब भाजपा चाहिए, और इसी भावना को वो लगातार चुनावी दौरे में महसूस करते रहे हैं। अपने पत्र में पीएम मोदी ने लिखा कि जब जनवरी 2024 में अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ था, उससे पहले मैंने 11 दिनों का अनुष्ठान किया था, व्रत किया था। इस चुनाव में भी मुझे वही अनुभूति हुई जैसे किसी देवी मंदिर में दर्शन के समय होती है। बंगाल की सभी रैलियों में, रोड शो में मुझे इतने अपनत्व भरे संदेश और चित्र मिले हैं कि मैं उन्हें कभी भुला नहीं सकता, और ये सारे रोड शो मुझे तीर्थ यात्रा जैसे लगते हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन माहौल ज्यादा गर्म दिखाई दे रहा है। आराम बाग से टीएमसी सांसद मिताली बाग ने आरोप लगाया कि जब वो अभिषेक बनर्जी की रैली में जा रही थी, तभी गोघाट इलाके में उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। सांसद का कहना है कि बीजेपी उम्मीदवार के चुनाव कार्यालय के पास उनकी कार को रोका गया और पथराव किया गया, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और उन्हें चोटें आईं। मिताली बाग ने खुद को दलित महिला सांसद बताते हुए कहा कि उनके साथ हुआ ये व्यवहार बेहद गंभीर है और उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज हुआ। दूसरी तरफ बीजेपी ने इन आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए इसे नाटक बताया और दावा किया कि असल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने ही हिंसा की शुरुआत की थी। अब चुनाव आयोग ने मामले की रिपोर्ट मांगी है और जांच शुरू कर दी है। टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पीएम मोदी को सीधी चुनौती दी। गोखले ने कहा कि आज बंगाल चुनाव के लिए प्रचार समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मैं मोदी तड़ी पार के लिए एक चुनौती दे रहा हूं कि आज अपनी रैलियों में सार्वजनिक रूप से ये वादा करें कि चुनाव खत्म होने के बाद 4 मई को आप पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाएंगे। ईंधन की कीमतें केवल चुनाव के कारण नहीं बढ़ाई गई हैं, पूरे भारत के लोगों को ये जानने का अधिकार है। गोखले ने पूछा कि क्या मोदी तड़ी पार में आज सार्वजनिक घोषणा करने का साहस होगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली हाईकोर्ट में पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को चिट्ठी लिखकर कहा है कि आबकारी मामले में सीबीआई की अपील याचिका पर वो खुद या उनके वकील पेश नहीं होंगे। केजरीवाल ने एक वीडियो पोस्ट भी किया, उसमें उन्होंने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी से न्याय मिलने की मेरी उम्मीद अब टूट चुकी है। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हुए, गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए और सत्याग्रह की भावना के साथ मैंने फैसला किया है कि मैं इस केस में उनके सामने पेश नहीं होऊंगा और कोई दलील भी नहीं रखूंगा। केजरीवाल ने कहा कि जस्टिस स्वर्णकांता के दोनों बच्चे केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उनके लिए केस सौंपते हैं, इसलिए अब इनसे हमें न्याय की उम्मीद बची ही नहीं है। अरविंद केजरीवाल के जज के सामने पेश न होने के फैसले पर बीजेपी ने जोरदार हमला बोला है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इसे संविधान और लोकतंत्र पर हमला बताया है। उनका कहना है कि कोई भी आरोपी ये तय नहीं कर सकता कि उसका केस कौन जज सुनेगा और केजरीवाल सजा के डर से राजनीतिक ड्रामा कर रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद में आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जज के कथित आरएसएस कनेक्शन पर सवाल उठाते हुए केजरीवाल के सत्याग्रह को सही ठहराया। गौरतलब है कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने जज को केस से हटाने की मांग खारिज कर दी थी और कहा था कि लगाए गए आरोप ठोस सबूतों पर नहीं बल्कि सिर्फ आशंकाओं पर आधारित है। अब ये मामला सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सियासी जंग भी बनता जा रहा है।
लद्दाख में बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया गया है। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोमवार को 5 नए जिलों के गठन की अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या 2 से बढ़कर 7 हो गई है। नए जिलों में नुब्रा, शाम, चांगथांग, जांस्कर और द्रास शामिल हैं। एलजी सक्सेना ने इसे ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि ये फैसला लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री के विकसित लद्दाख के विजन के अनुरूप है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से दूर दराज के इलाकों में प्रशासन लोगों के और ज्यादा करीब पहुंच जाएगा। सरकारी सेवाएं तेजी से मिलेंगी और विकास कार्यों में तेजी आएगी। मुंबई के भाईखला इलाके से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां संदिग्ध फूड पॉइजनिंग में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 40 साल के अब्दुल्ला डोकाडिया, उनकी पत्नी नसीरीन और उनकी 2 बेटियां आयशा और जैनब शामिल हैं। बताया जा रहा है कि शनिवार रात परिवार ने घर पर बिरयानी खाई थी और बाद में देर रात तरबूज भी खाया था। इसके कुछ ही घंटों बाद सभी की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और स्थिति तेजी से गंभीर हो गई। परिवार के पड़ोसी डॉक्टर ने बताया कि जब वो मौके पर पहुंचे तो एक बेटी सांस लेने के लिए जूझ रही थी, लेकिन उसकी नब्ज नहीं चल रही थी। उन्होंने तुरंत सीपीआर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सभी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चारों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है, लेकिन अभी इसे पक्का नहीं माना गया है। फूड सैंपल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की असली वजह सामने आएगी। फिलहाल इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.